मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू। नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। आज से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए एनएससी जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में हो रही है वृद्धि। हालांकि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर यथावत। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की संभावना। अफगानिस्तान के काबुल के सैन्य अड्डे के पास जबरदस्त आतंकी धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर। क्रोएशिया में भी आज से शुरू होगा यूरो का चलन। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्रोएशिया ने उठाया कदम। बीते कई महीनों से शुरू कर दी थी तैयारी। क्रिकेट में बीते वर्ष 2022 में टी20 विश्व कप, एशिया कप सहित अन्य क्रिकेट मुकाबलों में भारत के कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बीसीसीआई की अहम बैठक आज। बैठक में कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण होंगे शामिल। और साल 2023 का हुआ आगाज। देश ने जबरदस्त उल्लास के साथ किया नए साल का स्वागत। देश के कोने कोने में गीत संगीत के साथ मनाया गया नव वर्ष का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं ओम प्रकाश दास। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का ये निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगी। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारियां दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया।
बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। सरकार ने आज से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। एक वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के लिए वडनगर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद होकर हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हीराबा का शुक्रवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हो गया था। आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन देश में अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भवती महिलाओं को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ताओं के लिए ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें रियल टाइम चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के मकसद से आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल ऐप अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर की सलाह तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। ये मोबाइल ऐप क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ गर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर मां और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने वाला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी हर तरह की सहायता सुनिश्चित करता है। इनमें नियमित रूप से समय पर प्रसव पूर्व जांच, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और समय पर दवाएं लेना शामिल है। ये मोबाइल ऐप ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है जहां आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। ये एक 2-वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज़ करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ़ मदर और एक सेफ़ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कम करने और महिलाओं को गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर भी निःशुल्क उठा सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य हवाई अड्डे के पास बड़ा धमाका हुआ है। इस हमले में कई लोगों के मरने की आशंका है।
तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी तखुत्तर ने हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि इस घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है। ये विस्फोट उत्तरी तखार प्रांत की राजधानी तालुकान शहर में हुए एक विस्फोट के 3 दिन बाद हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। और नए साल की शुरुआत के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ा बदलाव आ गया है। आज से क्रोएशिया में यूरो मुद्रा का चलन शुरू हो गया है। यूरो को बतौर मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश है। यही नहीं, यूरो मुद्रा को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त शेंजन जोन में 27वां देश होगा, जिससे 400 मिलियन से अधिक लोग यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे। और खबरें नए साल के आगाज से जुड़ी हुई। देश ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया। भीषण सर्दी के बीच नववर्ष के जश्न की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं देखी गई। देश के कोने कोने में लोगों ने बढ़ चढ़कर नए साल में प्रवेश किया। दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश भर में नए साल का जश्न लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ मना रहे हैं। पर्यटन हब गोवा में भी नववर्ष की धूम देखते ही बनी। दूर दूर से लोग नए साल का जश्न मनाने गोवा पहुंचे। हमारी संवाददाता मेघना देव ने लोगों से खास बातचीत की। यहाँ गर्मी बहुत है, दिन में तो निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन है ना यहाँ शाम को अच्छा लग रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर को छोड़ के हम यहाँ आए गोवा। ऑल इंडिया में गुलाबी नगरी पसंद करता है, लेकिन हम लोग यहाँ गोवा में पसंद करने के लिए आए। झारखंड रांची वेरी नाइस। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल एंजॉय, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती हो रही है, बस बहुत टाइम बाद मस्ती हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बहुत ही आदमी बड़ी अच्छे सज्जन और बढ़िया आदमी है और पूरा एंटरटेनमेंट है। यहाँ कोई उधमबाजी और गुंडागर्दी उधमबाजी कुछ नहीं। 3 साल बाद जब कोरोना खत्म हुआ है तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया लगा और यहाँ का नेचर और यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। Absolutely fantastic. Where do you come from? We come from a place called Morecambe in England. और देश भर में नववर्ष को लेकर उमंग और उत्साह है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती की गई। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पवित्र उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और भगवान शिव की नगरी काशी में नए साल का स्वागत मंत्रोच्चार और 80 घाट पर सुबह मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए बनारस पहुंचे। और नववर्ष पर भगवान के दर्शनों के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती की गई। मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं ने सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करके नए साल की शुरुआत की। और नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की। स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने माथा टेका। श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में भी आस्था की डुबकी लगाई।
विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने चिरपरिचित अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दी। पूरी बीच पर सैंड आर्ट बनाकर उन्होंने नववर्ष 2023 की मंगल कामना की। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ की रेत पर रंगीन तस्वीर बनाकर उन्होंने 2023 का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, जय जगन्नाथ। देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात हैं। सीमा पर जवान देश की हिफाजत करने के साथ ही नए साल का जश्न भी मना रहे हैं। श्रीनगर में एलओसी के पास हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ खास बातचीत की। डीडी न्यूज पहुंचा है जेड गली कुपवाड़ा से आगे जो एलओसी का एरिया है, वहां हम जवानों के साथ पहुंचे हैं। किस तरह से नए साल को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और खास बात यह है कि एक्सट्रीम वेदर है, वो भी उनके जोश है, जो उनका हौसला है, उनको बिल्कुल कम नहीं होता है। हमारे साथ जवान यहाँ मौजूद हैं जो उन्होंने खास सेलिब्रेशन किया है। किस तरीके से वो मनाते हैं, हमारे बीच में वो मौजूद है। उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो उनको यहाँ सरवाइव करते हैं। वी कंडक्ट रेगुलर मेडिकल कैंप्स, जिसमें हम यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको फर्स्ट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जब कोई इमरजेंसी आती है तो दैट बिकम्स आवर प्रायोरिटी कि उसको फर्स्ट बेसिस पे हम यहाँ से इवैक्यूएट करें एंड 24/7 उनको हम मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के वेदर की खास तौर पर बात करें तो किस तरह की तैयारियां रहती हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं इस एक्सट्रीम वेदर में रहने के लिए? इसका पहले से हमने प्रिपेयर से प्लानिंग करता है, जैसे कि ये मौसम कैसा है उसका ट्रेनिंग इसके बारे में जानकारी करता है। इसका ART जैसे कोई किसी की प्रॉब्लम हो गया उसका बारे में हमने पहले से इसको कैसे करना है, निकालना है, इसको कैसे निकालना है, एक्वेशन करना है, इसका बारे में ट्रेनिंग करता है। किस तरह से हम अपने आप को अपडेट रखते हैं कि जो दुश्मन की हरकतें हैं उन पर हम नजर रखें और अगर कोई हरकत करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमारी जो टैक्टिक्स रहती है वो टैक्टिक्स और जो ड्रिल्स है वो मौसम और जगह टेरेन के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। एंड क्योंकि आजकल एक दौर है नए टेक्नोलॉजी का, तो हम नई टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे इसके अंदर, एंड जिसके हिसाब से हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हमारे इस बॉर्डर के से ना हो पाए, जिसके लिए हम सदैव तैनात हैं। खास तौर पर अगर इस टेरेन की बात करें तो करीब 11,000 फीट की ऊंचाई है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर है। अभी की हम बात करें तो -12 से -15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और ऐसे में रहना और खास तौर पर बॉर्डर पे सर्वेलेंस करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। लेकिन जवान चूंकि जोश से भरा हुआ है, देशभक्ति का जज्बा उनके बीच मौजूद है, तो इसको काम को लगातार करते हैं। और सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार जवानों के लिए बहुत बेहतर चीजें जो करने की बात लगातार की जा रही है, चाहे कपड़ों की बात हो, शूज की बात हो, लगातार इन चीजों को पूरा किया जा रहा है और हमारे जवान सीमा पर मौजूद हैं। अब डीडी न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है तो जाहिर तौर पर गर्मजोशी का माहौल उनके बीच है नए साल के बीच। कैमरामैन शिवम के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, LOC। तो चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों, सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा बरतने में कोई कोताही नहीं करते। हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी सेना के जवान सीमा पर एक प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में भी गश्त जारी रखे हुए है। सेना के एक जवान ने कहा कि हम देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब तक हम यहाँ तैनात हैं तब तक घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हो सकती। That is our duty and we are doing it to our best and to the country। यही हमारा संदेश है कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, नोबडी नीड्स टू वरी, और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीन पे नहीं आ पाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2023 की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों और भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं
और बधाई। नए साल का स्वागत इस नए संकल्प के साथ करें कि हम भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आइए जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिलकर साझा प्रयास करें। वेलकम 2023। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, आपका 2023 शानदार हो। ये उम्मीद, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे नए साल में कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पर तैनात सैनिकों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने जवानों से मिलकर नए साल की बधाई दी और उन्हें संबोधित भी किया। और नए साल के पहले दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की आज मुंबई में बैठक होनी है और इस बैठक में पिछले वर्ल्ड कप की रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसकी हार के कारणों को देखा जाएगा। इस मीटिंग में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़, एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण और कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद रहेंगे। साल 2022 टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। यहाँ एशिया कप, जिसमें भारत एक मजबूत दावेदार थी, उसके फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। T20 वर्ल्ड कप में लचर प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या बनी रही। 2023 में टीम इंडिया का क्या रोड मैप होना चाहिए? अहम प्रतियोगिताओं के लिए इस बात पर भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। और बीसीसीआई की इस बैठक से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये बैठक कब होनी है और क्या एजेंडा प्रमुख रूप से रहने वाला है? देखिए, अब से कुछ देर के बाद ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि ये बैठक जो हो वो सामने होगी। और जहाँ तक एजेंडे की बात है तो ये काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि मच अवेटेड बैठक थी, क्योंकि जिस तरह का भारतीय टीम का पूरा प्रदर्शन साल 2022 में और उसके बाद जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खासतौर से सेमीफाइनल तक तो टीम पहुंची, लेकिन सेमीफाइनल में 10 विकेट से इंग्लैंड के हाथों जब करारी हार मिली थी तो उसी के बाद से ही बहुत सारी बातें जो हैं वो टीम के लिए होने लगी थी कि इस टीम में बदलाव होना चाहिए। ये टीम जो है वो उस स्पिरिट से नहीं खेल रही है जिस स्पिरिट से किसी एक बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो ये तमाम जो विषय थे, इन विषयों पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई की नज़र थी और इसीलिए बहुत इत्मीनान के साथ सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग का जो एजेंडे हैं, अगर एजेंडे की पॉइंटर्स के व्यू में बात करें तो सबसे पहला एजेंडा इसी बात को लेकर के है कि साल 2022 में टीम इंडिया का किस तरह का जो प्रदर्शन रहा, खासतौर से दो अहम प्रतियोगिताओं, जिस तरह से हमने देखा कि एशिया कप में जहां पे टीम को एक कहना चाहिए कि टीम एक बड़ी दावेदार थी जीतने की, वहां पे टीम एशिया कप को नहीं जीत पाई। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम ने कैंपेन अपना स्टार्ट किया था, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में आकर के टीम को जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा और वो भी 10 विकेट से हार, तो उसने काफ़ी ज़्यादा चौंकाया। तो इन दो विषयों को लेकर के है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे इंजरीज एक ऐसा इशू रहा है जिससे टीम इंडिया लगातार जूझती रही है। और ओपी, मैं आपको बता दूं कि ये इंजरी इस तरह की रही है समस्या भारतीय टीम के लिए कि कोई खिलाड़ी अगर फिट होता है तो और टीम के साथ 1 या 2 मैच खेलता है, उसके बाद फिर उसके सामने इंजरी का जो इशू है वो बन करके निकल आता है। और इसमें प्रमुख रूप से अगर नामों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं, उनका नाम शामिल है, रवींद्र जडेजा हैं, उनका नाम शामिल है, दीपक चाहर हैं, उनको भी काफ़ी इंजरीज के जो इश्यूज रहे हैं वो रहे हैं। तो ऐसे में जो एनसीए के जो हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण हैं, उनसे भी यहाँ पे इस मीटिंग में पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये किस तरह की फिटनेस है कि कोई खिलाड़ी जो है वो लगातार जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल भी हो रहे हैं। चोटिल होना चलिए मान सकते हैं कि खेल के दौरान चोट लग जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो फिटनेस कैंप में लौटते हैं और जब फिट होकर के लौटते हैं, फिर 1 या 2 दिन के बाद उनके सामने कोई ना कोई इंजरी जो कंसर्न है वो सामने आ जाते हैं। तो इस पे काफ़ी जो है वो बहुत सख्त है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तीनों फॉर्मेट को लेकर के बहुत समय से आवाजें उठ रही हैं, बीसीसीआई के अंदर से भी उठ रही हैं, बाहर से भी उठ रही हैं कि तीनों फॉर्मेट्स के कहीं ना कहीं अब अलग रूप में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि खेलने का ढंग जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का जन्मदिन है। उनके अभिनय के सभी कायल हैं और यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत तमाम सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर अपने डायलॉग बोलने की शैली को लेकर काफी मशहूर हैं। हम हैं बनारस के भैया, बड़े भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, ऐसा न करना तो भैया। हम हैं बनारस के भैया, भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, और चढ़ के ना उतरेगी भैया मेरे भैया, हम ऐसी मस्ती पिलाते। हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का आईना मिल गया। पागल हुआ हुआ हुआ, दीवाना हुआ हुआ हुआ, हो जाने मुझे उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ये जो घर आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और उसके बगल में जो आप नाला देख सकते हैं उसका नाम है मच्छल नाला। लाइन ऑफ कंट्रोल उसी मच्छल नाले से गुजरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना का जवान कैसे एक पूरा दिन गुजारता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर? हमारे पीछे बिल्कुल जो एनिमी की पोस्ट हैं जो हमें सर्वेलेंस करती हैं और हम भी उनको सर्वेलेंस करते हैं। हमारा दिया हुआ टास्क के ऊपर हम सभी ट्रूप्स अलग अलग ग्रुप्स हो जाते हैं और जब भी मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है, हमने उनकी हर नापाक हरकत को नाकामयाब किया है। सुबह की शुरुआत उन वीर जवानों को याद करके करते हैं हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन।